आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाजरीन, एक बार फिर आपको K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देखे जाने वाली सहरी की खसूसी नशरियात अनवार रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाजरीन को और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम यहाँ पे जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनको, तमाम ही सनाखानों को बहुत ही दिल खुलूस अकीदत अदब एहतराम के साथ अब्दुल समद का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 रमज़ानुल मुबारक की सहरी की खसूसी नशरियात में हम शामिल हैं और देखते ही देखते आज अशरा रहमत का आखिरी रोज़ा भी हमसे अलविदा हो जाएगा। बहुत तेज़ी से रमज़ान गुज़र गया और गुज़र भी रहा है। 20 दिन रह गए कमो बेश, पता भी नहीं चलेंगे। लेकिन हमने क्या पाया और क्या खोया, इस पे अगर अब भी गौर कर लेंगे तो बहुत कुछ वो पा सकते हैं जो खो दिया है। और मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि अब जो दूसरा अशरा शुरू है वो अशरा मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत तब मिलती है जब गुनाह बख्शे जाते हैं और हमारे गुनाह इतने हैं कि अल्लाह की रहमत ही ऐसी है जो बख्शेगी। हमारा तो कोई अमल इस काबिल नहीं है, या तो नबी के सदक़े में बख्शे जाएंगे। मैं बिला ताख़ीर अपनी जो ट्रांसमिशन का आगाज़ है सबसे पहले वो हुजूर की सनाखानी से करना चाहूँगा। और मेरे पास यहाँ पे जो आज सनाखा मौजूद हैं उनकी आवाज़ को आपने और भी बहुत टेलीविज़न पे सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वो सरकार की सनाखानी करती हैं। मैं मुल्तविस हूँ यहाँ पे बिस्मा से कि आप सरकार की बारगाह में हदिया इनात पेश करें और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ बाकायदा सरकार की सनाखानी से करें। वो मदीना जो कौनन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा है मुसलमान को, वो मदीना दिखाए तो क्या बात है, वो मदीना दिखाए तो क्या बात है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के ये दिल की सदा, आशिकाने नबी के ये दिल की सदा, सबसे गुम्बद के साए में घर
सलामत रहें। नाजरीन, ये थी बिस्मा जो बहुत ही खूबसूरत सरकार की सनाखानी बयान कर रही थी। अब बिला ताख़ीर जो यहाँ पे आज गेस्ट मौजूद हैं, शख्सियत मौजूद हैं, और शायद मेरे अल्फाज वो हक़ अदा नहीं कर पाएँ जो उनका एक तारुफ़ है, क्योंकि वो किसी तारुफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। और ये खुश नसीबी मेरी है और मेरी टीम की है कि वो आज हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। उनका नाम आपने बहुत जगहों पे सुना भी होगा और बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न्स पे आपने उनको देखा भी होगा। वो हीरो भी हैं अपनी कम्युनिटी के, द रियल हीरो ऑफ मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। मैं उनके औसाफ बयान कर रहा हूँ, शख्सियत ख़ुद निखर के सामने आएगी। जब आप किसी शख्स के औसाफ बयान करते हैं तो उसकी शख्सियत खुद निखर के सामने आती है। और इनका जो किरदार इंसानियत से भी अगर आप ले लें, समाजी तौर पे भी ले लें, सियासी तौर पे भी ले लें, लोगों के लिए आपने इनको आगे बढ़ते हुए ही देखा होगा। और हर तरह से ये यूथ को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं, मुल्क के बारे में भी सोच रहे होते हैं, गरीब लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं। जहाँ पे जिसको देखते हैं उसको ज़रूरत है, उसकी फ़ौरन ज़रूरत को पूरा करने की एक कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्तसर तारुफ़ है, सबसे पहले ये इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं और चेयरपर्सन हैं मेमन लीडरशिप फोरम के। इस टाइम पे करंटली CEO हैं सेविंग होम एंड आल्सो अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप UAE चैप्टर। सेकेंडली द वर्ल्ड मेमन बिजनेस ग्रुप चेयरमैन पाकिस्तान। यहाँ के पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं वर्ल्ड मेमन बिजनेस ग्रुप के। इन्होंने इन सब ओहदों को बड़े संभाल के रख के इनका हक़ अदा किया है। बिज़नेस के मामले में देखा जाए तो बिज़नेस को ग्रो करने में इनकी हर एक कोशिश काबिल तारीफ़ है। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे इनको देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी समाजी काम किए हैं, लोगों के लिए लोगों की बहुत खिदमतें की हैं, गरीब आबादियों में जा के खिदमत की है, लोगों के घरों को आबाद किया है। जहाँ देखा यहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत है उन जगहों पे जाके फ्री मेडिकल कैंप्स लगा दिए। बहुत सारा ताउन। गोया इन सब लफ्ज़ों को अगर एक जुमले में समेटूँ तो ये मोहसिन इंसानियत भी हैं, इंसानियत के मोहसिन भी हैं। और दूसरा, हीरो तो हैं, मेमन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है तो बिज़नेस में एक बहुत बड़ा नाम है। एंड बिला ताख़ीर आई विल इंट्रोड्यूस ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर इकबाल अडवाणी। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया और आप हमारी ट्रांसमिशन में आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ आवर टीम ऑल्सो। एंड मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ, अब माशाल्लाह बिज़नेस को भी लीड करते हैं, आपका ताल्लुक़ मेमन फाउंडेशन से भी है। अच्छा, चेयरमैन अडवाणी फाउंडेशन भी है, आप अडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। सर, इतने सारे ओहदे हैं, सबसे पहली चीज़ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बिज़नेस होती है या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे लोगों की मदद होती है जो आप फाउंडेशन रन करते हैं? देखिए, रियलिटी ये है कि जब आपका बिज़नेस अच्छा होगा तभी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। जी, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूँ नहीं सिर्फ खिदमत देंगे, खिदमत उसी एक रियलिटी भी है। अब आप सबसे पहली तवज्जो देनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ, वो आपको अपनी फ़िज़िकली फ़िटनेस पे देनी चाहिए। ये वो चीज़ है, जब आप फिज़िकली फिट हैं तो फिर आप अपना बिजनेस भी देख सकेंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। जैसे आपने कहा, दूसरों को तो वही इंसान फ़ायदा पहुंचा सकेगा ना जो खुद फिज़िकली फिट होगा। जो खुद फिज़िकली फिट नहीं होगा तो वो तो दूसरों से ताउन मांगेगा कि उसके लिए कुछ करें। तो मकसद मेरा कहने का है कि सबसे पहले मैं यूथ को भी यही एडवाइस दूँगा और जनरली भी, कि सबसे पहले आप अपनी फिज़िकली फ़िटनेस पे ध्यान दें, फिर फैमिली पे ध्यान दिया आपने, फिर अपना बिजनेस जो भी है उसके ज़रिए आप जितनी इनकम जनरेट करोगे उसके बाद ही आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाओगे। सर, इज़ इट ट्रू कि हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस भी चाहिए और प्लस फाइनेंशियली भी चाहिए? क्योंकि दोनों होगा। और जहाँ तक मैंने एक आपको देखा, आपको पढ़ा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप विदाउट डोनेशन भी लोगों की हेल्प आउट करते हैं, आप अपना बिजनेस भी रन करते हैं और फिर आप लोगों की मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही है, मैंने यही इसलिए कहा ना, आपने जैसे कहा कि फाइनेंस, तो देखिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप उसी सूरत में हो सकते हैं कि आप फिज़िकली फिट हैं। आप फिज़िकली फिट नहीं है तो आप फाइनेंशियली यानी अपने बिजनेस को कैसे देखेंगे जब आप एक्टिव नहीं है। फिज़िकली फिटनेस का मतलब ये हुआ कि आप मेंटली फिट हैं, और मेंटली फिट हैं तभी आप बिजनेस देख सकेंगे। बिजनेस देखेंगे तभी आप कुछ इनकम जनरेट करेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो यानी सबसे देखिए, एक कुछ रियलिटी है, आदमी अल्फाज का इस्तेमाल करके कुछ भी बड़ी बात कर सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जब तक आप फिज़िकली फिट नहीं हैं आप कुछ नहीं कर सकते।
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा, अगर एक देखें आपने लोगों से, बच्चों काफ़ी यूथ लोगों से सुनते होंगे, जवान लड़कों से जो 22, 23, 24 साल के हैं, जी उनसे एक बात हम ज़रूर सुनेंगे, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे ही सुनते हैं हर जी। बच्चे से, लेकिन वो खुद अब ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जिससे वो खुद फिजिकली अनफिट हो जाए। बिल्कुल ऐसे राइट, आपने कराची में जी, देखा है, आई एग्री। हर बच्चे को मैंने देखा है वैसी चीज़ें खाते हैं या पीते हैं जिससे वो फिजिकली अनफिट हो जाए। तो मुझे आप बताएं, जो खुद फिजिकली अनफिट हो जाएगा वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। और अब सितम ज़रीफ ये है कि वो अपनी फैमिली के लिए जो करना चाह रहा है वो उसी फैमिली के ऊपर बोझ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो यानी सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए? फिजिकल होने पे। तो ये जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते पीते हैं ये छोड़नी पड़ेगी। अगर ये छोड़ते नहीं है तो ये झूठ कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते जी। हैं। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपने घर की कहाँ से करेगा? तो मकसद कहने का ये, फिजिकली फिटनेस इतनी ज़रूरी है। किसी को कुछ देना चाहते हो तो आपके पास कुछ होगा तो आप दोगे ना। बिल्कुल आप खुद ऐसे ही। बिस्तर पे पड़े हुए हो तो आप अपने घर के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं। तो मकसद कहने का ये है, यूथ से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी फिजिकली फिटनेस पे ध्यान दें, उन चीज़ों से परहेज करें जो आपको आगे जाके फिजिकली डैमेज कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही। और सर मैं ना यहाँ पे आपकी बात से एक बात लिंक करूँगा कि आपने देखा है आजकल यूथ के अंदर एक ड्रग्स का बहुत ज़्यादा वो हाइप क्रिएट हुई हुई है, मंशियात, और ये सारी नौजवान नस्ल इस तरफ आ गई है। तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं? और आप ज़ाहिर है आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स, आप इंटरेस्ट तो लेते हैं और उस पर भी जो है फिर आप बात करते हैं, बिज़नेस के हवाले से भी बात करते हैं। तो आप जो हुक्मरान हैं उनको इस बारे में क्या बात कहेंगे? ये जो हमारी नौजवान यूथ है, ये हमारा सरमाया है। एक एंटी ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें, मंशियात बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। अब ये लोग तालीम से हट के इस तरफ जा रहे हैं। बहुत कोशिश की गई है कि किसी तरीके से ये मंशियात फरोश और ये नौजवान नस्ल को इससे दूर किया जाए। तो इनको कैसे टैगल किया जाता है और इन बच्चों को किस तरीके से हम रोकें इन सब चीज़ों से? देखें, किसी को भी देखें, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता। रोकना उसके घर की तरबियत उसको रोकेगी, माँ बाप की तवज्जो या फिर उसकी खुद की। जी जब एक चीज़ मैं बताऊं, जो ड्रग्स की बात आपने की या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको भी तो पता है कि ये हमको डैमेज कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी करते हैं। ओके, तब मुझे बताएं, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता उसका हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि इंसान खुद अपने आप से प्यार करे। बिल्कुल। और जो ड्रग्स ले रहा है, जो भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसका मतलब वो खुद से प्यार नहीं करता, यानी उसके ऊपर वो एक ऐसी चीज़ हावी है जो यानी जो जिससे वो नहीं निकल पा रहा। तो आप मुझे बताएं, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर रहा तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो अब जहाँ सवाल गवर्नमेंट के हवाले से आप कह रहे थे कि वो सब सेकेंडरी चीज़ होती है, सबसे पहले अपने आप को संभालना है। चलिए गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी, ड्रग्स नहीं है तो और भी चीज़ें तो मिलती हैं। वो क्या शुरू कर नहीं, देंगे। कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं मिलती? आप कितनी चीज़ों को रोकेंगे? लेकिन आप अगर खुद रुकना चाहें तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। जी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीख जाए इंसान, तो मुझे लगता है सब चीज़ों से दूर हो जाएगा। अदरवाइज तो आप गवर्नमेंट हो, क्योंकि इन चीज़ों में इतना पैसा है, इतनी इनकम है, ये बहुत प्यारी बात की बिजनेस आपने। तो ये होता रहेगा, इस बिजनेस को आप नहीं रोक सकते। जी। अब हम वो चीज़ें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कर दे, ये कर दे, लेकिन जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो पॉसिबल हम उस पर ध्यान नहीं देते। पॉसिबल ये है कि आप खुद अपने आप को बचाओ, जो इख्तियार में वो तो जो करें। आपके इख्तियार में क्या है कि क्या अपने आप बात को है खुद सर। सेव करें। और अब वो ये चीज़ हम मुझे बताएं, जो इंसान अपने आप को सेव करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से कि वो उसको सेव करे, सियासतदानों से है जी, कि वो वो कुछ सेव नहीं। करे, कैसे हो सकता है? आप खुद अपने आप को सेव करने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरे से उम्मीद कर रहे हो। नहीं, हर इंसान को खुद की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। और जो चाहता है मैं अपने लिए या अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उसको अपने लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात, आप माशाल्लाह सीईओ हैं सेविंग होम के। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जो वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे काम कर रहा है। आपका बेसिक स्टार्ट तो यही था, फिर आप इसके बाद आए, आपने जो है वो मेमन लीडरशिप फोरम ज्वाइन किया, आप उसके चेयरपर्सन भी हैं। तो ये जो आपका सेविंग होम था, उसके बाद ये स्टेप लेने की कोई वजह कि मैं फाउंडेशन में जाऊँ, फेडरेशन में जाऊँ या बिजनेस ग्रुप्स? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपकी एज बड़ी होती जाती है, कुछ चीज़ें आप देखते हो और कुछ रियलिटी को आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। यानी आप अगर 20 साल के हो तो आपकी सोचने का अंदाज अलग होता है, 30-40 के होते हो तो आपकी सोच चेंज हो जाती है। तो मकसद कहने का ये है कि फाउंडेशन या जो भी यानी फोरम है, इन सब का मकसद एक ही है कि आप
अपनी जात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। मेन मकसद यही है ना, फ़ायदा पहुंचाना। ऐसे ही मुझे है। पता है आप खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे। दुनिया का कोई झूठे से झूठा इंसान भी कभी ये कह सकता है कि मैं मरूंगा नहीं। बहुत काबिलियत है उसमें, इतनी सफाई से झूठ बोलता है वो कौवे को सफ़ेद साबित कर देगा बातों में, लेकिन वो ये बात नहीं कहेगा कि मुझे मरना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात से तो हम मानते हैं, बिल्कुल एग्री। सब agree। एग्री है। अब मुझे बताएं, जब मरना है तो मरने के बाद का बंदोबस्त क्या है आपका? अभी आपको कोई वीज़ा देगा कि भाई 15 दिन के लिए आप टूर पे जाएं या महीने के लिए, तो आप वहाँ का वेदर देखेंगे कि भाई कैसा मौसम है, आपको पता चलेगा बहुत ठंड है, तो आप कपड़े बंदोबस्त करेंगे। सिर्फ 15 दिन का आपका टूर होगा, उस 15 दिन के लिए आप इतना सारा बंदोबस्त करते हैं जी। जब पूरी बात में पूरी जिंदगी रहना है, यहाँ तो कितना है 50 60 70 साल, इसके बाद तो सब उधर ही है। उसका बंदोबस्त क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप अगर उसका बंदोबस्त यही है जो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाएं। क्या बात है। अगर आपके पास कुछ है तो जितना आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? अपना आगे का बंदोबस्त कर रहे हैं, किसी के एहसान नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा मेडिकल कैंप वगैरह, मैं मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं तो अपनी आखिरत बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे किसी पे एहसान तो कर नहीं रहा। तो ये चीज़ जैसे से वक्त गुजरता है आपकी सोच चेंज हो जाती है कि आपके करीब के लोग, आप जैसे से जितना वक्त गुजरता है इतना आप लोगों को मरते हुए भी देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को, तो आपका बिलीफ और यानी मजबूत होता है कि मेरे पास तो कोई बंदोबस्त नहीं है। तो वही एक सोच थी कि कुछ ऐसा काम करूँ जो बाद में मुझे काम आए, तो वही काम करना। अल्लाह आपको कामयाब करे सर। और फिर आप सेकेंडली वर्ल्ड मेमन बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हैं पाकिस्तान के। सर पाकिस्तान की में जो इस टाइम पे बिज़नेस की कंडीशन है, जो पिछले हमने 1 साल सरवाइव किया है 2024 को, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, जो वो गुज़रा, और उसके बाद जो 2025 से स्टार्ट हुआ, अब जाके थोड़े से मामलात बेहतर होने शुरू हुए। आप बिज़नेस को किस लेवल पे देखते हैं? और यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, हमें ये भी आपके इल्म में भी होगा कि 2024 के एंड में हमें पता चला कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो उससे हमारी मुल्क को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, हमारी इकोनॉमी डिक्रीज़ हुई। तो आप क्या समझते हैं, हाउ आई विल स्टेबल द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री? देखिए, दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान से जितने बिजनेसमैन बाहर गए हैं, आप ये नहीं समझे वो जाके सक्सेस हुए हैं। नहीं, जो हालात 1-1.5 साल से दुनिया के चल रहे हैं, ग्लोबली हालात इतने ख़राब है कि अगर आप यूरोप चले जाएं, मिडल ईस्ट कहीं भी जाएं, इन हालात में जा रहे हैं कहीं भी, तो मुझे नहीं लगता कोई बिजनेसमैन इतना जल्दी वहाँ सक्सेस हो सके। सही है। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, ये सवाल है बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं अगर मुझे लगता है गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वर्किंग सिर्फ एक काम पे कर जाए, तो मुझे लगता है यहाँ पर जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैंने जो आज के जो हालात है ग्लोबली इतने ख़राब हैं कि वो सब बिजनेसमैन यहाँ आ जाएंगे, इतने ख़राब हालात है। लेकिन एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, वो है लॉ एंड ऑर्डर। हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि यहाँ कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है। बहुत प्यारी बात। आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं बेचारा भटक जाता है, यानी गली गली में लूट मार है, तो कोई सेफ नहीं है। तो मुझे पता है कोई भी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि जान से बढ़ के तो नहीं है ना। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो कम कमाएगा या नुकसान कर देगा, तो वो उसको एक्सेप्टेबल है। जिस मुल्क के अंदर आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, तो आप क्या करोगे? अभी हाल में एक रमपन ने इतने बड़े बिजनेसमैन को उड़ा दिया, गाड़ी उड़ा दिया, आपने देखा होगा। जी, ये तो आए दिन हो रहा है। तो जब आप, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब आप खुद ही ये कहते हैं कि आए दिन हो रहा है, तो एक बिजनेसमैन जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करने क्यों आएगा? जब तक ये चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें बात की है। आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, ये बात की बात है। आपने कितना कमाया, करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, डॉलर, उसमें भी क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे बात आ जाती है। लेकिन आप खुद सेफ नहीं हो तो कौन आएगा इस मुल्क में? जब तक हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट इस पे वर्क नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई बिजनेसमैन यहाँ। सर वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की ना, देखिए आपका तो ताल्लुक माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी से भी है, बहुत बड़े बड़े ताजिर हजरात हैं, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं? ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या गवर्नमेंट ऐसा जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की कि एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें, ये बना के रख देते हैं, उनको फॉलो कोई भी नहीं करता। लेकिन इस तरीके से ये आवाज़ हम साहिब इक़्तिदार लोगों तक कैसे पहुँचाएँ जिसमें हमारे बड़े बड़े ताजिर रहनुमा भी हों और फिर आप भी हों, हम सबका ताउन, और फिर हम अपने मुल्क की जो इकोनॉमी की उसको कंडीशन को बेहतर करें? देखिए, मैंने देखा है जहाँ तक यहाँ पर जितना भी मेरा ही अपने समझे, जो बिल्कुल टाइकून है, बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून हैं, वो किसी ना किसी पार्टी के डोनर भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे यानी दो तीन पार्टियां पाकिस्तान में हैं जी, जो रूलिंग में आ जाती हैं। कभी ये पार्टी है, कभी ये तीन ही पार्टी है। एग्जैक्टली सही है। अब वो उनके डोनर होते हैं, जो टाइकून होते हैं।
तो वो जब चैनलों पे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बहुत बड़ी यानी जो पॉपुलर डायलॉग चीज़ें होती है ना कि ये करो, आके मीडिया में आके काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं जी। लेकिन वो मुझे लगता है जितने टाइकून बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं। अच्छा। उनका खुद का कोई काम होता है, वो हो जाता है तो वो आना भी छोड़ देते हैं चैनलों पे। तो मकसद कहने का कि निचली सतह पे नीचे बिजनेसमैनों को कोई फ़ायदा, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता। अपर जो बिल्कुल टाइकून है वो अपने काम करवा लेते हैं उसी गवर्नमेंट के जरिए, क्योंकि कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है जो इनके सपोर्ट पे ही होती है, तो ये उनके डोनर होते हैं, तो नीची सतह पे आता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आवाज़ भी उठाई जाती है तो मखसूस तबका बिजनेसमैन का, जिसको आप समझ लें 2-3 पर्सन होंगे, वो अपने बेनिफिट लेकर फिर बाद में दूसरों के बारे में बात करते हैं। तो सर इसका फिर मेरी नज़र में आखिरी हल यही है कि हम अपने लोगों की खुद ही मदद करना शुरू करें, जो हम एज अ कम्युनिटी कर रहे हैं। बस सही, देखिए ये बात का मतलब यही हुआ कि हर किसी को खुद को आना पड़ेगा जी। आप यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि मेरे लिए दूसरा आदमी आवाज़ उठाएगा, नहीं उठाएगा। ये सोच छोड़ दे, आपकी आवाज़ आपने उठानी है। आप में मीडिया, आज तो मीडिया इतना आज़ाद है कि हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। आपके पास मोबाइल है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आपकी बात कर सकते हो, आपके साथ नाइंसाफ़ी जिस जगह हो रही है आप उसको बयान कर सकते हो। किससे डरना? वैसे ही तो तब, और जो आप खुद अपनी आवाज़ या अपनी प्रॉब्लम या अपनी नाइंसाफ़ी के लिए आप खुद नहीं लड़ोगे तो दूसरा कैसे लड़ेगा? हमारे मुल्क में यही है कि ये यूं क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। भाई आप अपने लिए क्या कर रहे हो? हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे और एक्सपेक्टेशन हमारी दूसरों से, तो इससे ऊपर ही क्या। सर बहुत प्यारी बात बोल दी, और सर की बातों से ना एक आखिरी जुमला कि हर बंदा अपने हिस्से का ना दिया जलाए। तो जब हर बंदा अपने हिस्से का चिराग जलाएगा ना तो वो अल्टीमेटली एक रोशनी खुद ही हो जाएगी। जबकि इंस्टेड के आप ये बोलो कि मेरे हिस्से की रोशनी वो कर दे। बिला ताखिर मेरे पास यहाँ पे एक और सनाखा मौजूद हैं जिनका नाम है एहसान रज़ा कादरी। और एहसान, मैं आपसे मुल्तबिस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। क्या महकते हैं महकने वाले, हाँ क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, वाले महकने वाले, पे चलते भटकने वाले, हाँ पे चलते हैं भटकने वाले, आसियों था मलो दामन उनका, आसियों था मलो दामन उनका, दामन उनका वो नहीं हाथ झटकने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। वो नहीं हाथ झटकने वाले, सुन्नियों ने से मदद मांगे जाओ, सुन्नियों ने से मदद मांगे जाओ, सुन्नियों ने से मदद मांगे जाओ, मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, हाँ पड़े बकते रहे बकने वाले, हाँ क्या
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नात के बहुत प्यारी नात पढ़ी। आपकी नात का जो आखिरी शेर है ना, उसके बदले में तो नहीं कह सकता, उसके लिए एक आयत है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के ए महबूब हमने आपको पूरी उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो वो उनसे मदद सिर्फ सुन्नी नहीं मांगते, वो तो गैर मुस्लिमों की भी मदद करते थे। तो उनकी सीरत ही ऐसी है। नाजरीन, यहाँ पे जो एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रसाई है सुनते गए कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको आका, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, है बेकसों के आका मेरे आका, है बेकसों के आका, अब आपकी दुहाई गए। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते गए कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ उकाशा कादरी, और वाकई सिर्फ उनकी रसाई है, क्योंकि कल बरोज़ क़यामत ना सबकी ज़ुबानों पर होगा इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ, और सिर्फ हमारे नबी होंगे जिनकी ज़ुबान पर होगा अना लहा, आज मैं ही तुम्हारी मदद करूँगा। और कल क़यामत के दिन नबियों की शफ़ात भी जो करेंगे वो हमारे नबी होंगे। तो हमारे सरों पर जो शफ़ात का सहरा सजेगा ना, वो हुजूर के सदक़े में सजेगा और हम सब जन्नत में चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और सनाखा मौजूद हैं, और मैं आपकी जानिब आऊँगा। आफ्ताब शाह
जिनकी आवाज़ को आपने बहुत ही टेलीविज़न पे सुना भी होगा, बहुत ही प्यारी सरकार की सनाखानी करते हैं, और मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बर तेरी सना खानी करूं, मेरे बर तेरी सना खानी करूं, आका मेरे बर तेरी सना खानी करूं, रुकावट को हटा दो या रसूल, रुकावट को हटा दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। सलामत रखे नाजरीन। और ज़िंदगी में कभी कोई गम आए ना, कभी कोई काम बिगड़ते हुए दिखें तो सरकार पे दुरूद पढ़ा करें। और अब हम अपने जो गेस्ट हैं मिस्टर इकबाल अडवाणी साहब, उनकी जानिब बढ़ेंगे। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे करूँ, वो ये कि बहुत से लोगों का ये सवाल है, लोगों ने 2025 का जो है ना वो इंतज़ार किया कि 2025 इज़ द ईयर विच इज़ फ्रूटफुल फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ट्रू? क्या हम इसमें सरमायाकारी करें 2025 को? आप कैसा देखते हैं बिज़नेस के हवाले से? अगर हमारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, अगर जो जिसकी मजबूरी है पाकिस्तान में बिज़नेस करना, जो यहाँ के, तो बिज़नेस यहाँ अच्छा है, बुरा नहीं है। बिज़नेस यहाँ अच्छा है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और अभी जो ग्लोबली हालात चल रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। यानी जैसे IMF के मुआहदे हो रहे हैं, आज की भी बात है, ये सही कह रहे हैं हम। तो उसकी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा। उसमें पाकिस्तान की कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई अच्छे काम किए। वजह क्या है कि ग्लोबली ऐसे हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान की एक ज़रूरत बनती जा रही है, दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी मैं आपको इस तरह मिसाल दूँ कि पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर है बहुत बड़ी, उसकी वजह से एक ज़रूरत पड़ रही है और पड़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो जंगी हालात हैं, और जंगें बहुत बढ़ेंगी, अभी मिडल ईस्ट में भी होगी, यूरोप और जो यूरोप से रशिया की जंग भी आगे जाके बढ़ेगी। यानी फिलहाल ग्लोबली कोई ऐसे हालात नहीं होंगे कि आप समझें कि जंग नहीं होगी। तो जब जंग होगी तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह पे है तो देखें तो आसपास सुपर पावर है जी। देखें, चाइना एक सुपर पावर, एग्जैक्टली, इंडिया आगे की एक सुपर पावर बनती जा रही है, आबादी बहुत ज़्यादा है तो इंडिया भी एक सुपर पावर ही बन गई, बिल्कुल ऐसी। साथ में रसिया भी आपके करीब है, ईरान भी फ्यूचर में बहुत बड़ी पावर बन जाएगी और बनने वाली है, क्योंकि ईरान भी बहुत आगे तरक्की कर गया। तो पाकिस्तान की तो एक इम्पोर्टेंस बन गई। बीच में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सबके लिए ब्रिज बन सकता है। यानी अगर USA है, यूरोप है, इनको जो भी सपोर्ट ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान काफ़ी सपोर्ट में आ सकता है। इनके लिए पाकिस्तान काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करेगी और काफ़ी पाकिस्तान में वहाँ से भी इन्वेस्ट आ सकती है, इमदाद आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है बिज़नेस यहाँ अच्छा है, बस प्रॉब्लम वही है जो मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप उसको साइड पे करें तो बिज़नेस यहाँ करना चाहिए। अगर जो भी लॉ एंड ऑर्डर का रिस्क ले सकता है इस मुल्क में तो बिज़नेस बहुत है। रियल इस्टेट में भी आगे जाके अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बस गवर्नमेंट को थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ेगी रियल इस्टेट को भी, जैसे आपने कहा। वो इस तरह की देखें,
गवर्नमेंट चाहती है कि उनको टैक्स मिले, ठीक है टैक्स चाहिए ना। तो जितनी सख्तियाँ की इन्होंने जो रियल इस्टेट पे, जी तो टैक्स तो कम हो गया, बिल्कुल। 16% आ रहा था, अभी 6% जी, आ बहुत रहा है। बहुत रिलीफ दिया है। हाँ, तो अब देंगे, अगर सपोर्ट करती है गवर्नमेंट और रिलीफ देती है तो मुझे लगता है, देखें इससे काफ़ी इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई है। एक फ्लैट भी बनता है तो 40-50 इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। आप लोया हो गया, सीमेंट हो गई, बाकी चीज़ें हैं, तो वो तो सब इंडस्ट्रियाँ टैक्स तो देती है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही। गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल ही रहा है। अब गवर्नमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि IMF से इन्होंने कुछ ऐसा मुआहदा कर दिया था जिसकी वजह से वो मतलब कर नहीं पा रहे, लेकिन आगे जाके इनको रियल इस्टेट वालों को, यानी जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, उनको तो इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में रियल इस्टेट बहुत बूम कर जाएगा पाकिस्तान में। चलें, ये तो गुड न्यूज़ मिल गई हमें, शुक्र है अल्लाह का, हमें आज 10 रमज़ान को सर ने खुशखबरी दी। और बाकी ये हकीकत भी है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े सर मुतमईन होकर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, और ये आपकी ज़ुबान भी अल्लाह मुबारक करे और ये इंडस्ट्री ग्रो हो। दूसरी बात सर, आपने एक बात बोली कि बिकॉज पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है और दूसरे जो इर्द गिर्द ममालिक हैं वो उनको हमसे बड़ा सपोर्ट है, तो ये तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो गया ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि जहाँ पे एक जंगों के हालात हों वहाँ पे हमारी इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा। देखें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने तो यही नोट किया, पता नहीं मैं तो चैनल पे कहना चाहिए कि नहीं आप कहें। दुनिया के अंदर अमन हो जाता है तो पाकिस्तान डाउन हो जाता आप भी बोलेंगे सवाल कैसा हो। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं जी। आपको, लेकिन आप चला पाएंगे कि नहीं। दुनिया में जब अमन होता है पूरी दुनिया में, जी तो पाकिस्तान क्राइसिस में आ जाता है। जी ऐसी है। और दुनिया में जंगें होती हैं तो जी। पाकिस्तान तरक्की कर जाता है। ये वो वाहिद मुल्क है जो एक रियलिटी, आप हिस्ट्री उठा ले पाकिस्तान में उन्हीं दौर में तरक्की की है जब जंग हुई है। अफगानिस्तान में पहली वॉर हुई, पाकिस्तान में काफ़ी पैसा आ गया। देखें तो दुनिया से वो मुख्तलिफ मुल्क है पाकिस्तान। जब ग्लोबली हालात जंगी हो जाते हैं हमारा मुल्क तरक्की करता है, और दुनिया के अंदर अमन हो जाता है तो हमारा मुल्क डाउन हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है। क्या बोल लेकिन सकते हर केस इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंगों का इंतज़ार करेंगे, हमें अपने मुल्क को वैसे भी फाइनेंशियली स्टेबल करना है। और जो सर ने बात बोली लॉ एंड ऑर्डर की, वो लाजमी, उसके ऊपर सर हम भी बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारा मुल्क फाइनेंशियली स्टेबल हो। मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं शिराज शाह ज़ैदी, जो मनकबत ख्वां भी हैं, नूहा ख़ां भी हैं, नाते भी पढ़ते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत सी इंटरनेशनल जगहों पे भी आपने इनको सुना होगा। और मैं शिराज आपसे जो है वो मुल्तबिस हूँ कि आप कोई एक पंजतन के हवाले से कलाम पढ़ दें। तमाम परवरदिगार के लिए सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे एक कलाम पेश करता हूँ। मेरी ज़ुबान पे आया है जब भी नाम हुसैन, तो मेरी माँ के लिए ये पाक करता है वो शर्त है, लेकिन पढ़ो कलाम खुदा की तरह कलाम हुसैन। मेरी ज़ुबान पे आया है जब भी नाम हुसैन। यज़ीदियों तुम्हें चुन चुन के मारा जाएगा, इमाम में असर चलाएंगे जब निज़ाम हुसैन। मेरी ज़ुबान पे आया है जब भी नाम हुसैन।
यजीदियत है अलिक सिमत क्या हुआ शादाब है नक्श हर दिल पे बस हुक्म है नक्श दिल पे है नक्श दिल पे हुक्मरान बस इमाम हुसैन मेरी जुबान पे आया है जब भी नाम हुसैन। और ये हम उन्हीं के मानने वाले हैं। और देखें करबला जो है ना वो बहुत बड़ा सबक है। ये तो वो हैं, हम उनके मानने वाले हैं जिनके जब सर नेज़ों पे थे ना वो तब भी तिलावत कुरान पाक पढ़ रहे थे, और हम आज कुरान से दूर हैं। तो जब हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले ना, तो उनकी सीरत पे भी चलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हो जाते हुसैनी। यजीदियत का तो नामो निशान तबाह हो गया, मेरे हुसैन का नाम तो आज भी ज़िंदा है और ये ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में जो एक पैगाम दिया गया मिस्टर इकबाल अडवाणी साहब की जानिब से, जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात की गई, जो बिज़नेस के लोगों के लिए बात की गई, उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपका यहाँ पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर कि आप आए हैं और जो आपने पैगाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो पैगाम जाते हैं ना, सिर्फ उनको सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। दूसरी बात, काफ़ी सारी ट्रांसमिशन से 3-4 ट्रांसमिशन से काफ़ी लोग ये इश्तियाक कर रहे थे कि सर आप कपड़े किन के पहनते हैं, आप बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम जो सेट पर बैठे हुए होते हैं ना, ये सारी मेहरबान नवाजी जो होती है वो हमारे स्पॉन्सर्स की होती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, जिनमें जो मुझे कपड़े स्पॉन्सर करते हैं, नदीम कुर्ता पैलेस कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सिर्फ अपने नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों में वैरायटी भी इनकी बहुत अच्छी है, बड़ों में भी है, ओल्ड एज में भी है। कपड़े की वैरायटी आप देख लें और प्राइसेस देख लें तो आप ख़ुद जो है वो हैरान हो जाएंगे। स्क्रीन्स पे नंबर भी चल रहे होंगे, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नदीम कुर्ता पैलेस, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ज़ुहैब भाई, जो आप मुझे रोज़ाना नए नए कपड़े देते हैं और मैं यहाँ पहन के बैठता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसी के साथ बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादाद होल्डिंग्स, टाइम विजन मार्केटिंग के थ्रू जो है ये भी हमें स्पॉन्सर करते हैं। सर हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 21 हाउसिंग सोसाइटी एंड बिल्डर्स, हाइजन फैक्टर और प्रॉपर्टीज़ एंड द वन ऑफ बिगेस्ट ब्रांड रू अफ़ज़ा। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स एंड ऑल ऑफ आवर गेस्ट। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।